हाँ बेटे, आगे है। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था, वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। संरक्षक होता है संस्कृति को संभालना। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, ने हमलावरों को मार गिराया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम कर लिया। ठीक है बेटा। अब जो है, पहले कोई भी जाति आती, रह जाती और यहीं पर रहने लग जाती किसी भी तरह से, लेकिन अब जो जातियां आ चुकी थी, जो अपना भारतीयकरण कर चुकी थी, वे बाहर से आए हुए का क्या करने लग गए? विरोध करने लग गए। ठीक है। इसी दौरान चंद्रगुप्त नाम के महान शासक हुए, जिन्होंने नए हमलावरों पे क्या किया? हमला करना शुरू कर दिया। इसी तरह ईस्वी 320 में मुगल साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। मुगल साम्राज्य का युग कब आरंभ हुआ? 320 ईस्वी में। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासन हुए, जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अब जो है, भारत में जो रहने वाले लोग थे, वो बाहर से आए हुए का क्या करने लगे? विरोध करने लगे। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे, उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। जब से आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यव्रत या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि एक नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। समन्वय होता है आपस तालमेल। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिली-जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते गए। जज्ब का पहले मैंने बता चुकी हूँ आपको कि यहीं के होके रह गए। लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। वह उन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई, उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी थी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। अब क्या हो गया बेटा? जो बाहर से आई हुई पहले जातियाँ थी, वो यहीं पे जज्ब होगी। उसके बाद क्या हो गया? ब्राह्मण का ज़्यादा वो होने लग गया। उसके बाद क्या हो गया? जो बाहर से आए उनका विरोध होने लगा। फिर क्या हो गया? लोग जो है ब्राह्मण याद या हिंदूवाद, भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे। उसमें सामाजिक ढांचा, एक नई तरह से जो है सामाजिक ढांचा तैयार किया गया, जिसमें धर्मशास्त्र, इतिहास, परंपरा, रीति रिवाज और क्या था, जीवन के सभी पहलू उसमें आ गए। ठीक है बेटा। जिसे क्या कहा गया? हिंदूवाद कहा गया या ब्राह्मणवाद कहा गया। वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था, जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई जो आज हर राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद हैं। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचारधारा से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया था, उपदेश दिया था और वहीं उनका निर्माण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने।
यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति जो सहनशील और उदार था, वह विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी। ठीक है बेटा, अपने भारतीयों के प्रति तो सहनशील था, लेकिन जो विदेशी आतंक के प्रति क्या था, गुस्सा था। वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उसमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी, वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। ये देखो, समुद्रगुप्त उस समय सिक्का बना था, सिक्के पे समुद्रगुप्त जो है क्या कर रहे हैं, बीना बजा रहे हैं, वो आप दिखाया गया आपके बुक में। फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गई। इसके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत ही शानदार समय था। मतलब इस समय भारत ने बहुत ही चारों तरफ से क्या करी, उन्नति करी, लेकिन बाहर से आए हुए विदेशियों का क्या किया, सामना किया, उनका मुकाबला किया, उनको भगाया। 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। देखो बेटा, गुप्त वंश ने 150 वर्षों तक क्या किया, शासन किया। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़ कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हुन कहलाते। मध्य एशिया से हमला करने वाले लोगों को क्या कहते थे, गोरे हुन, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मिहिरगुल को बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मिहिरगुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर लिया। क्या हुआ, ये जो थे बेटे, मिहिरगुल था किसका, गोरे हुन जो आए थे बाहर से, उनका सरदार था। पहले तो क्या उनको बंदी बना लिया गया, लेकिन फिर ही बालादित्य ने उसके प्रति उदारता किया, उसको छोड़ दिया। लेकिन फिर दोबारा उसने कपटपूर्ण हमला करके क्या कर दिया, कपटपूर्ण हमला कर दिया। उत्तर भारत में हुनों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। अब किसका शासन आ गया, हुनों का शासन आ गया, जो कहाँ से आए थे, देखो दिया गया है, गोरे हुन कहलाते थे, मध्य एशिया से आए थे। उत्तर भारत में हुनों का शासन बहुत थोड़े समय रहा, लगभग आधी शताब्दी। उनमें से आधी शताब्दी कितना होता है, 100 का आधा 50 साल। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब होते जाते थे। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। कौन थे कट्टर बौद्ध, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग भारत आया था 629 ईस्वी में। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। हर्षवर्धन राजा होने के साथ साथ कवि और नाटककार भी थे। उन्होंने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों में अफ्रीका और एशिया में अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। देखो बेटे, हमारा भारतीय संस्कृति प्राचीन में बहुत विकसित थी, बहुत प्रफुल्लित थी, चारों किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बाहरी आक्रमणकारी क्या करते गए, जैसे ये भी आया था
पीछे आपने पढ़ा था, वो लूट कर चला गया मिहिरकुल। बाहर आक्रमणकारी आते गए और हमारे देश को लूट कर चले गए। कुछों ने तो यहाँ पर राज्य किया और कुछ यहाँ से चले गए। अब देखो दक्षिणी भारत, ये तो था उत्तर भारत, अब दक्षिणी भारत में देखो। दक्षिणी भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमटकर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था? बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए। उसकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इसके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहाँ यूनानियों की बस्तियाँ थी और रोमन सिक्के भी वहाँ पाए गए। ठीक है बेटा, खुदाई से। उत्तरी भारत में बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। अब उत्तर में क्या होते रहे, बार बार हमले होते गए, तो इसका प्रभाव दक्षिण में नहीं पड़ा। दक्षिण में क्या पड़ा? जो उत्तर वाले लोग थे वो अपना आराम से रहने के लिए कहाँ चल पड़े? दक्षिण की ओर चल पड़े। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी, कारीगर भी शामिल थे। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाते थे। अब देखो आगे, शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्यवाद की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे हैं। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो 2-300 वर्षों तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी, जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। जब कभी दो राज्य के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। इस इतिहास में व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक हैं। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। भ्रामक होता है असमंजस, मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होना है, पूरी तरह से पता ना होना, जानकारी ना हो, भ्रमित होना, मतलब शक होना। ठीक है, अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनति की प्रकाष्ठा पर था। अब क्या कह रहा है ये धारणा भ्रामक है। अंग्रेजी शासन ने पहली बार भारत में शांति और अब ये कह रहा है कि यदि ये माना जाए कि अंग्रेजी शासन के आने से भारत में शांति आई है तो यह क्या है? भ्रमित करता है। मतलब इसका पूरा हमारे पास वो नहीं है, तथ्य नहीं है, बल्कि यह माना जाता है कि अंग्रेजी शासन के आने पर देश क्या करने लग गया? अवनति की प्रकाष्ठा पर। अवनति क्या होता है? उन्नति ना करना, नीचे की ओर जाना, अवनति। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हो सका। अब देखो, यदि कोई अच्छा राजा होता तो अंग्रेजी शासन को यहाँ पर जमने ही क्यों देता? छोटे छोटे टुकड़ों में भारत बंट चुका था। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने का किसने फ़ायदा उठाया? अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया, तो उन्होंने यहाँ पर अपना राज्य कायम कर लिया। अब देखो, प्रगति बनाम सुरक्षा, मतलब कितनी सुरक्षा थी और कितनी प्रगति की उस समय। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया था उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी।
इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिसका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता की थी। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले आती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। यह दिलचस्प बात है कि यहाँ भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर। वहाँ भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। अब क्या था, समाज में एकता थी। समाज में बनाए हुए जो कानून थे वो सभी को उनकी क्या करनी पड़ती थी, पालना करनी पड़ती थी उन नियमों की। आगे देखो, इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला ना जा सके। मतलब एक स्थिरता नहीं थी, ठीक है, अटलता नहीं थी। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहे। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। क्या था, एक दृढ़ता नहीं थी समाज में, लचीलापन था, एक जो संगठितता होती है, संगठन नहीं था, ठीक है, जो लचीलापन था। तो इसी लचीलेपन का फ़ायदा किसने उठाया, जो बाहर से विदेशी तत्व आते गए, वो यहाँ पर रमते गए, वो यहाँ के होकर रह गए, उन्होंने यहाँ पर अपने नियम भी बनाने शुरू कर दिए। समन में केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। स्वशासी में स्वयं शासन करने वाली ग्राम की व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे, पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। राज सत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेषाधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। ग्राम जो शासन था वो कैसा था, अच्छा था, एकता थी उसमें। इस प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जज़्ब कर लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया। जहाँ वह अलग थलग रहा, वहाँ वह अंततः नष्ट हो गया और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुँचाया। ये तो है ही बेटे, बाहर से आते गए, उनकी कुछ संस्कृति इन्होंने ली, कुछ बाहर से आने वालों ने ली, तो इसमें किसका नुकसान होता, भारत का ही होना था। जब बहुत सारे संस्कृतियाँ बाहर से आ गई तो भारत की अपनी संस्कृति कैसी हो गई, थोड़ी ढीली पड़ गई। आगे चलो, भारत का प्राचीन रंगमंच। रंगमंच क्या होता है, जैसे नाटक इत्यादि होते हैं, इसको रंगमंच बोलते हैं, मनोरंजन का साधन। भारतीय रंगमंच अपने मूल में, संबंध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिसमें एक हद तक नाटकीयता है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला से संबंधित
गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। ईस्वी पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया। संस्कृत व्याकरण की रचना की थी पाणिनि ने। ये उससे पढ़े थे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वहाँ से इन्होंने बीए स्नातकोत्तर किया था और उन्होंने व्याकरण की रचना की थी पाणिनि ने। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आएगा आपके पास ही। तो क्या था उस समय? रंगमंच के लोग क्या थे? स्वतंत्र थे। वो अपना नाटक इत्यादि, नृत्य इत्यादि, संगीत इत्यादि करने में वो पूरी तरह से स्वतंत्र थे और वो करा भी करते थे। ठीक है बेटा, आगे चलो। रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है। रंगमंच की कला पर रचित अर्थात जैसे स्टेज होना, स्टेज पे नाटक करना, वो कौन सी सदी से शुरू हुआ? ईसा की 3री शताब्दी से। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी जब नाट्य कला पूरी तरह से विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो। अब यह माना जाने लगा कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी तक जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले से ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे नाटककारों में एक भास था। भास क्या था? नाटककार था जिसने नाटक की रचना की थी। नाम है बेटा ये। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला। कितने नाटकों का संग्रह मिला? 13 नाटकों। मतलब एक संग्रह पुस्तक थी जिसमें इकट्ठे 13 नाटकों की रचना की गई थी। किसने की थी? भास ने। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के हैं। संस्कृत नाटकों में प्राचीन नाटक, सबसे प्राचीन नाटक किसने लिखे हैं, किसने रचना की है? अश्वघोष ने। वह ईस्वी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। ये ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं और आश्चर्य की बात यह है कि गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तुर्फान में मिले। कौन सी जगह इनकी? गोबी रेगिस्तान की सरहद मतलब किनारा, सीमा पर तुर्फान में मिले हैं ये। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध हुआ। उसने बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। ठीक है, यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीनी और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 ईस्वी में तब हुई जब कालिदास के शकुंतला का सर विलियम जॉन कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। कालिदास महान कवि हुए हैं जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। यूरोप में नाटक का विस्तार कब हुआ? हमारे बाद हुआ। वो भी कब हुआ? जब शकुंतला का इंग्लिश अनुवाद किया। किसने? सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, सर विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए। गेटे पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। किसको? कालिदास को संस्कृत साहित्य का, संस्कृत में साहित्य रचने का। उनका समय अनिश्चित है, मतलब कोई समय नहीं, समय का उनका पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, पर संभावना यह है कि वह 4वीं शताब्दी के अंत में